गुड मॉर्निंग बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का काम। यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिज्म कंप्लीट हो चुकी है। आज स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4 ईएमआई एंड एसी। कंप्लीट नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ये इस यूनिट का नाम, कंप्लीट यूनिट जो है। तो पहला जो चैप्टर इसके अंदर यूनिट नंबर 4 के अंदर वो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो पहला चैप्टर करते हैं इसको, चैप्टर फर्स्ट। ये कह सकते हो चैप्टर 4A मींस EMI, शॉर्ट नाम इसका EMI। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये है फर्स्ट चैप्टर। तो देखो करो स्टार्ट। सबसे पहले इसी के बारे में बात करेंगे हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। पूरे चैप्टर के अंदर ये इंडक्शन इफेक्ट चलेगा। इंडक्शन इफेक्ट के बारे में आपको बताऊं, फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट टॉपिक जो हमारा था वो इंडक्शन ही था, जो था चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है ना। तो वहां चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या था कि एक चार्ज बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी के पास अगर लेके आते हो तो उस चार्ज बॉडी का अपोजिटली चार्ज उस अनचार्ज के अंदर आता था। आपको याद होगा तो उस स्पेस में, ठीक है ना। तो उस अपोजिट हमारे पास वहां चार्ज आता था, वो टच होने से नहीं आया, उसके पास लगने से आया था। टच होने से आता तो कंडक्शन कहलाता है, उसके पास आने से आता तो इंडक्शन कहलाता है। तो सेम ऐसे यहाँ भी एक इंडक्शन प्रोसेस है। वो इंडक्शन प्रोसेस क्या है कि किसी भी हो सकता है, किसी मैग्नेट के कारण हो सकता है, किसी करंट कैरिंग कोयल के कारण दूसरी कोयल के अंदर क्या आना, करंट आना, उसमें ईएमएफ इंड्यूस होना, वो सारा प्रोसेस इसके अंदर होगा, इंडक्शन होगा। कोई कोयल एक दूसरे कोयल के साथ में टच नहीं होगी, ओनली इंडक्शन इंड्यूस्ड, ठीक है ना। बस उसके क्लोज लाया जाएगा, उसके पास लाया जाएगा, उसको टच नहीं करना है यहाँ पे सभी सिस्टम। तो ये इंडक्शन था। तो इंडक्शन का मीनिंग हो गया। अब इंडक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमने यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ी, फर्स्ट कंप्लीट थी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, सेकंड पढ़ी, सेकंड भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। लेकिन फर्स्ट यूनिट में था चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस चार्ज एट रेस्ट। यूनिट नंबर सेकंड भी थी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही, लेकिन वहां पे था चार्ज इन मोशन, जिसके कारण करंट इंड्यूस हुआ था, करंट वहां प्रोड्यूस हुआ था, करंट फ्लो हुआ था सर्किट में। ठीक है। तो पहले में चार्ज रेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे में चार्ज मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड, और थर्ड यूनिट कंप्लीट थी मैग्नेटिक फील्ड की, कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड की। अब जो फोर्थ जो यूनिट है ना, ये जो यूनिट है, इसमें नाम से देख लो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मींस इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट भी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का भी कॉन्सेप्ट आएगा। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी याद रखना अच्छे से, मैग्नेटिक फील्ड भी याद रखना आपको। उन दोनों का मिला के ये कंप्लीट एक यूनिट बनती है। ठीक है ना। हमने ये पढ़ा है अब तक, क्या पढ़ा है कि भाई अगर मान लो किसी भी एक वायर है, ये वायर है, ध्यान सुनना, एक वायर है, इस वायर में करंट अगर फ्लो है तो इसके अराउंड क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है। किसी भी वायर के ये वायर में करंट हुआ तो वायर में करंट होने से वायर के ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, इसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। ये हमने पढ़ लिया, पता चल चुका है, यूनिट नंबर 3 में आ चुका है। स्टार्ट किसने किया था, समझाया किसने था, ओरेस्टेड ने। कोई पूछे तो कि किसने बताई, तो ओरेस्टेड ने बताई थी। ठीक है। उसके बाद अब जो ये जो चैप्टर है ये उल्टा है। क्या उल्टा है, हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट भी आता है, मींस वाइस वर्सा। करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट। ठीक है, बोथ आर वाइस वर्सा। तो ये जो बताया था, ये तो बताया था ओरेस्टेड ने कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ऐसे ही अगर उसने कहा, किसने, फैराडे ने। फैराडे के एक्सपेरिमेंट आएंगे इस कंप्लीट सेक्टर में, ईएमआई में फैराडे का एक्सपेरिमेंट है। फैराडे ने इन्वेंट किया, क्या इन्वेंट किया उसने, कि कोई भी अगर हमें यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके किसी भी कॉइल के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड को भी इलेक्ट्रिक फील्ड को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मींस इलेक्ट्रिक करंट।
ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से हम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये आ गया मींस इस इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड अपने एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इन दोनों का जो यूज आएगा वो यूनिट नंबर 5 में आएगा, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो हम चलते हैं पहली बात यहाँ पे कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मीनिंग क्या है, पहले तो ये पढ़ेंगे। इसके अंदर अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो व्हेन एवर सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, इसकी डेफिनेशन आपको मैं बता रहा हूं। तो क्या डेफिनेशन है इसकी, व्हेन एवर amount of magnetic flux link with the circuit change and induced EMF produced, and induced EMF is produced। ठीक है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, ये जो फिनोमिना है इज कॉल्ड EMI। किसी भी सर्किट के थ्रू लिंक विद द सर्किट, किसी भी सर्किट में अगर एक कॉइल है, कॉइल क्या होती है, वायर को हम माउंट कर देते हैं, वो कॉइल बन जाती है। उस कॉइल के अंदर अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाए और अगर सर्किट क्लोज्ड हो, अगर ये बात आ जाए इफ सर्किट इज क्लोज्ड, देन इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड। ये कह सकते हैं इंड्यूस्ड करंट इज फ्लो इन द सर्किट। ये तो आपको पता होगा इतना, तो ईएमएफ जो होता था मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब सर्किट ओपन होती हो, जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है तो ईएमएफ होता है। उसका इंड्यूस्ड लगा दिया क्योंकि ये ईएमएफ एक बैटरी के कारण नहीं है कि हम कहते हैं ये बैटरी है, ये बैटरी है, इस बैटरी को इस सर्किट में जोड़ दिया, ये जोड़ दिया हमने, तो इस सर्किट का, इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E है। सर्किट में करंट फ्लो नहीं किया, की लगा दी, की क्या है, ओपन है। तो की अगर ओपन है तो इस सर्किट में आपसे पूछा जाए बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E है। अब क्या करंट फ्लो है सर्किट में, नहीं है, की क्लोज कर दी, सर्किट में करंट फ्लो करेगा, कितना करंट आएगा, I is equal to आ जाएगा E by R। तो दिस EMF is called induced EMF? No, ये EMF induced EMF नहीं है, ये तो बैटरी की EMF है। दिस इज एक्चुअल EMF, ये तो बैटरी की EMF दे रखी है। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड का मतलब क्या है कि अगर मान लो यहाँ पे एक बैटरी है, इस बैटरी के कारण यहाँ पे करंट फ्लो हुआ, अब यहाँ पे एक और कॉइल रख दे, इसके पास हम रख दिया, इस कॉइल के अंदर EMF आ जाए, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए, इसके पास ये रख दी, इसमें अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाए, वोल्टेज आ जाए, तो उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसमें कोई बैटरी नहीं है, जिस सर्किट में बैटरी ही जुड़ गई तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके कारण आ गया, तो ये इंड्यूस्ड थोड़ा कहलाएगा, ये तो एक्चुअल है यहाँ पे, तो इंड्यूस्ड कहलाएगा। उसके नेबरिंग कॉइल के अंदर इसके करंट, इसमें सर्किट में करंट चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, फिनोमेना चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो उससे इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट या ईएमएफ आना क्या कहलाता है, ईएमआई कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। समझ गए कि व्हेनेवर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अब आगे अगर टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स ही है, लिंक विद द सर्किट चेंज, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, इस डेफिनेशन में सब कुछ लिखा हुआ, ध्यान से समझना। जिस सर्किट के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाए, चेंज, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी नहीं आएगा, इंड्यूस्ड करंट भी नहीं आएगा, इंड्यूस्ड करंट भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस सर्किट के थ्रू अगर ये बस करंट फ्लो होता रहा कांस्टेंट, तो इसमें कोई करंट, कोई ईएमएफ नहीं आना। लेकिन अगर इसके थ्रू करंट चेंज हुआ, कभी बढ़ाए कभी घटाए, बढ़ाए घटाए किससे हो सकता है, रेजिस्टेंस को चेंज करके घटा ले बढ़ा ले हम, ठीक है,
की को क्लोज करें ओपन करें, क्लोज करें ओपन करें, तो उससे भी हो सकता है चेंज। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रोसेस करंट को लगातार चेंज करेंगे, उसके कारण इसके अंदर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट आ जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो कंप्लीट चैप्टर में आप यही पढ़ेंगे इसमें। तो अच्छे से इसको समझ ले, दिमाग बैठा ले। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर किसी भी कोयल बोल सकते हो, सर्किट बोल सकते हो, उसके थ्रू चेंज हो जाती है, तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। वो जो प्रोसेस, वो जो फिनोमेना कहलाता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, चलो भाई अब जो टॉपिक आता है वो आता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, सेम है, आपको उसमें बस उसका दूसरा एनालॉग बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू ए क्लोज सरफेस नॉर्मली या नॉर्मली टू द सरफेस, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या चेंज हो गया, बस ओनली जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी वहां हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कि टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस magnetic field lines passes through a closed surface, लेकिन कंडीशन नॉर्मली परपेंडिकुलर, ठीक है ना, कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स, कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। कितनी लाइनें किसी भी सरफेस के, क्लोज सरफेस के नॉर्मली पास होती हैं, वो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है, फिर से बता दो, किसी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आया दिमाग में तो आप इसको बस एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हटा के ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिख देना, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। तो फिर से फिर बता देता हूं एक बार कि यहाँ पे ये नहीं है कि किसी भी सरफेस में से 3 लाइन पास होगी तो उसका मतलब है कि 3 उसका मैग्नेटिक फ्लक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में इन लाइनों का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या कॉन्सेप्ट है, इन लाइनों का सिंपल सा सिग्निफिकेंस कॉन्सेप्ट ये है कि किसी सरफेस में से जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही हो, किसी भी सरफेस में से जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही हो, वो उतना ही ज्यादा वहां का मैग्नेटिक फ्लक्स है। जैसे एक तो सरफेस ये है, इसमें से लाइनें ऐसे पास हो रही है, एक सरफेस ये है दोनों बराबर एरिया दोनों का, लेकिन इसमें से ये लाइनें पास हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या दोनों का फ्लक्स सेम है? नहीं, दोनों का फ्लक्स डिफरेंट है। इसमें फ्लक्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है कंपेयर टू इसके, क्योंकि यहाँ पे नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे नंबर डेंसिटी में से यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट वॉल्यूम या जो एरिया है वो ज्यादा है कंपेयर टू इसके, तो इसका फ्लक्स ज्यादा होगा कंपेयर टू इसके। तो ओनली नंबर ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट इतना ही है बस, कि फ्लक्स का मैग्नीट्यूड बताता है कि कब ज्यादा कब कम। ऐसा नहीं कर सकते कि लाइन होगी 1 2 3 तो इसका फ्लक्स हो गया 3, इसमें होगी 6 तो 6 फ्लक्स हो गया, 5 = 6 नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो फ्लक्स के नंबर ऑफ फील्ड लाइन का बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि उसका मैग्नीट्यूड का डिफरेंस बताता है कि कब ज्यादा और कब कम। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, तो भाई पूछे कि बताओ भी बताओ क्या इसका मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू कितनी है, कैसे फाइंड करेंगे, तो वो देखें। तो कोई भी सरफेस मान लेते हैं भाई, अभी जो माना था हमने, जैसे ये सरफेस है, ठीक है। अब इस सरफेस के कौन सा प्लेन है, YZ प्लेन, दिस इज Y एंड दिस इज Z। YZ प्लेन में हम क्या करते हैं, जनरली मान लेते हैं एक बार हम, इसका टोटल जो एरिया है, एरिया वो हमारे पास है कितना, मान लो एरिया है A इसका कंप्लीट।
हम इसके छोटा सा एक एलिमेंट लेंगे, छोटा सा एक पोर्शन लेंगे, हमने छोटा सा पोर्शन ये ले लिया। आपको पता होगा एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर मींस में एरिया की भी हम डायरेक्शन बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द प्लेन, कि जो ये हमारा सरफेस जिस प्लेन में है इस प्लेन का परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर होता है। तो इस प्लेन, ये प्लेन कौन सा है? y एंड z, तो इसका एरिया जो वेक्टर होगा वो किधर होगा? x एक्सिस में। तो x एक्सिस कहाँ है हमारा? x एक्सिस है ये वाला, तो इसका जो एरिया वेक्टर हो गया हमारा वो x एक्सिस के अलॉन्ग है, और ये एरिया वेक्टर स्मॉल एरिया है, दिस इज dA, dA, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? dA। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो इधर होगी बेटा, ठीक है, अलोंग द x एक्सिस। अगर ये मैं बता देता हूं, बनाना मत बार बार सभी, और भाई आपकी मर्जी, बनाना चाहो तो कितने बना लो चाहे। ये है, ये कौन सा प्लेन है? दिस इज x एंड z, ये x z प्लेन है, क्योंकि हो सकता है कई बच्चे भूल गए हो, काफी टाइम हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाए। तो x एंड द z, ये x z प्लेन है, तो इसका एरिया किधर होगा? y एक्सिस पे, दिस इज एरिया। अगर कंप्लीट का दिखाना हो तो कंप्लीट का आ गया, और एक स्मॉल पोर्शन का दिखाना है dA का, तो दिस इज dA, ठीक है। तो ये हो गया yz, ये हो गया xz, और एक का बना सकते हो xy। xy तो हम यहाँ प्रैक्टिकली बना के दिखा नहीं सकते, क्योंकि ये xy आ गया, x एंड y, तो इसका एरिया कहाँ होगा? z में, तो z कहाँ बनेगा? बाहर की साइड, तो बाहर की साइड दिखा नहीं सकते, और दिखाओ तो उसको क्या करोगे? डॉट एंड सर्कल, हम ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डॉट सर्कल किसका सिंबल होता है? आउटवर्ड का सिंबल होता है, बाहर का सिंबल होता है, ठीक है। चलो बस, पर आराम से करवा रहा हूं, अच्छे से समझे, बहुत ज्यादा मैथमेटिकल आपका बहुत ज्यादा यहाँ पे रिटर्न वर्क नहीं हो रहा, अच्छे से समझे बस इसको। तो हमने क्या किया? एक सरफेस लिया, क्लोज सरफेस लिया, yz प्लेन में लिया, जिसका टोटल एरिया a है। एक स्मॉल एलिमेंट, छोटा सा एरिया, स्मॉल एरिया ले लिया हमने, स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया हमने, जिसका एरिया कितना है? dA। और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है, that are magnetic field lines, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, इस तरह से पास हो रही है। क्योंकि किसी भी जनरल केस में हम एरिया को और बी को एक ही लाइन में, यानी कि ना तो परपेंडिकुलर बना सकते हैं, ना अपोजिट बना सकते हैं, ना पैरेलल बना सकते हैं, किसी भी जनरल केस में हमेशा एक इंक्लाइन होते हैं, किसी भी एंगल पे होते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है ना, तो स्ट्रेट है, तो अगर स्ट्रेट हुआ तो आपको पता होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होती, तो किसी भी पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन देखने के लिए टेंजेंट डालते हैं। लेकिन जब लाइन स्ट्रेट ही है तो उसका टेंजेंट क्या होगा? इसका टेंजेंट यही होगा, तो इधर ही उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और इधर ही मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन है, इधर ही। तो ये लाइन है कैसी है? स्ट्रेट। तो स्ट्रेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी? यही होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, इन दोनों के अंदर बीच में एक एंगल है, कितना एंगल है? थीटा। अब आ जाओ वापस डेफिनेशन पे, तो क्या लिखा हुआ है? टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस नॉर्मली परपेंडिकुलरली मींस एरिया के अलोंग। ये सरफेस yz में है, तो x एक्सिस में कितनी लाइनें पास हो रही है? उसने कहा ना कि नॉर्मली कितनी पास हो रही है, तो yz प्लेन का नॉर्मल क्या होगा? x एक्सिस। तो इन लाइनों की x एक्सिस में कितनी वैल्यू है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड b इधर है, तो उस b की x एक्सिस के अलोंग कितनी वैल्यू है वो बताना है। तो उसका प्रोजेक्शन क्या आपको डायरेक्ट पता होगा ये चीज, तो क्या कि अगर यहां से मैं एक परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये बनेगा हाइपोटेन्यूज, ये बनेगा बेस, और ये बनेगा परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज का बेस हमेशा कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है? कोस। मींस आप डायरेक्ट बोल सकते हो प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन इसके अलोंग, और प्रोजेक्शन हमेशा क्या होता है? कोस थीटा। तो ये जो प्रोजेक्शन हो गया ये आ जाएगा b कोस थीटा। कितना आ गया? b कोस थीटा। तो अब बताएं कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हुई है, किसने एरिया में से? तो भाई कितना आ जाएगा? b कोस थीटा इंटू dA।
तो टोटल जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स थ्रू द स्मॉल एरिया एलिमेंट, फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट, दिस इज डी फाई। तो कितना आ जाएगा, दिस इज बी कोस थीटा इंटू डी ए, भाई सभी का मैग्नीट्यूड होगा ना, तो बी कोस थीटा तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड टोटल, और डी ए में से पास हो रहा है, तो टोटल जो फ्लक्स होगा वो इतना होगा। हम इसको और क्या कह सकते हैं, इसको हम और कह सकते हैं कि डी फाई इज इक्वल टू बी डी ए कोस थीटा। और क्या कह सकते हैं इसको हम, ए बी कोस थीटा, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, तो ए बी कोस थीटा का मतलब ए डॉट बी, तो यहां बन जाएगा बी डॉट डी ए, बी डॉट डी ए। तो अगर आपको एरिया दिया हो स्मॉल एरिया एलिमेंट डी ए, टोटल फील्ड हो बी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दें तो उस एरिया के थ्रू क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा उस एरिया के थ्रू। और अगर आपको टोटल एरिया में निकालना है, अभी तो ओनली एक स्मॉल एरिया, इसमें से कितनी लाइनें पास हो रही थी उसका कंपोनेंट बी का बी कोस थीटा है, ये भी लाइन पास हो रही है, ये भी लाइन पास हो रही है, तो पूरे एरिया में से टोटल लाइनें और ज्यादा पास हो रही है। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स कितना होगा, नेट फ्लक्स कितना होगा, उस फ्लक्स के लिए क्या करोगे आप, इसको इंटीग्रेट, नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस, नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस। तो नेट फ्लक्स के लिए आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट, इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट, क्या करोगे, इंटीग्रेट। तो डी फाइव का तो क्या आ जाएगा, फाइव, तो फाइव इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए, दिस इज नेट फ्लक्स। तो एक तो हमारे पास ये हो गया था बेटा, ठीक है ना, जिसको हमने डॉट प्रोडक्ट में ये मान लिया था, और टोटल निकाले तो हमने ये आ गया। अब अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, तो एरिया की अगर बात करें, एरिया की बात करें, तो डीए का एरिया क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, कह सकते हैं ना इसमें। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इसको समझ लें अच्छे से, पहले एक बार जल्दी करें इसमें बात, ठीक है। चलो देखो आगे नेक्स्ट इसमें, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट भी दे रखा हो, तो डी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हम इसको और क्या कर सकते हैं, और दिस इज फाइव इज इक्वल टू बी डॉट ए, हम ये भी तो कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, या फिर इसको वापस अगर ओपन करें तो ये आ जाएगा बी ए कोस थीटा। तो आपके कई फॉर्मूले उसको मैंने आपको बता दिए हैं, ये फॉर्मूला याद करना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, सेम ही तो नाम था, E मैंने आपके तरह से ds लिखवाया था, E ds कोस थीटा। तो आप ds लिखो से dv लिखे, ds भी क्या होता था, एरिया होता है, dv भी क्या होता है, एरिया होता है। तो E ds कोस थीटा था वहां पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b d कोस थीटा, बात तो एक ही है। सेम आंसर आएगा E s कोस थीटा, यहाँ लिखा हमने b a कोस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया फ्लक्स। अब इसके स्पेशल केसेस, इसके यूनिट सब कुछ निकालेंगे। तो स्पेशल केसेस क्या है इसके, भाई स्पेशल केसेस जो वहां भी किए थे हमने, नंबर 1 क्या है कि इफ थीटा इक्वल टू 90 हो, अगर थीटा 90 हुआ, कोस 90 हुआ, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। नीचे मिटा रहा हूं बेटा मैं,
थीटा 90 और डायग्राम बनाना हो तो किसके बीच में एंगल थीटा 90 है? बिटवीन बी एंड ए, बिटवीन बी एंड ए, इन दोनों के बीच में। तो इसका डायग्राम अगर बनाना हो तो ये बनेगा कि ये तो हो गया एक सरफेस जिसका एरिया होगा एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर पास हो? इस एरिया से परपेंडिकुलर पास हो, तो परपेंडिकुलर मींस किधर पास हुई? y एक्सिस के अलोंग ऐसे पास हो रही हो, या तो ऊपर जा रही हो या नीचे कहीं भी हो सकता है मे बी। तो यहां उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कितना एंगल बन रहा है? 90। तो इस सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? 0। इसके थ्रू कोई फ्लक्स नहीं होगा। देखो आप अपोजिट लाइन में पास हो रही है, तो लाइन तो पास हो रही है लेकिन आप एंगल भी देखोगे, एंगल भी आप देखना आपको, तो एंगल जो होगा कितना होगा? 90। एंगल 90 होता है, cos 90 कितना होगा? 0। तो इसका जो फ्लक्स आएगा फाई वो आएगा 0। इस सरफेस के थ्रू कोई फ्लक्स है ही नहीं। नंबर सेकेंड, इफ थीटा इक्वल टू 0, थीटा अगर 0 होता है तो फाई जो आ गया वो कितना हो जाएगा? बी ए। तीसरा भी देता हूं साथ साथ में, इफ थीटा इक्वल टू 180 हुआ तो फाई आ जाएगा माइनस बी ए। इसका मतलब फ्लक्स नेगेटिव भी क्या हो सकता है? क्या नेगेटिव भी हो सकता है फ्लक्स? नहीं, नेगेटिव फ्लक्स का मतलब यहां सिग्निफिकेंस क्या है? सेम बात इलेक्ट्रिक फ्लक्स की है, अगर याद हो बच्चों को तो आप कर सकते हो अच्छे से। पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब है कि ये कहलाएगा अमर्जिंग फ्लक्स और ये कहलाता है एंटरिंग फ्लक्स। दिस इज कॉल्ड अमर्जिंग फ्लक्स एंड दिस इज कॉल्ड एंटरिंग फ्लक्स। And this is called entering flux. ये मतलब है, और ये आपको पता है किसी भी सरफेस के थ्रू, ध्यान से ना, किसी भी सरफेस के थ्रू जितनी लाइन पास हो रही है उतनी लाइन बाहर भी निकल रही है, जितनी लाइन एंटर करेंगे उतनी बाहर निकलेगी। तो कंप्लीट किसी भी सरफेस के अंदर कोई लाइन रुकी रहेगी, तो टोटल एंटरिंग और टोटल अमर्जिंग इक्वल होते हैं हमेशा, ठीक है। तो फाई इक्वल टू 0, तो फाई इक्वल टू बी ए, फाई इक्वल टू 180, फाई इक्वल टू माइनस बी ए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। जितना अमर्जिंग होगा उतना ही एंटरिंग होगा, समझ गए? कोई डिफरेंस नहीं है, बस नाम का डिफरेंस है, क्योंकि जितनी लाइनें एंटर करती हैं उतनी बाहर भी निकलती हैं, तो फ्लक्स चेंज कभी नहीं हो सकता उसका। फ्लक्स की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? उसकी सेम रहेगी उसकी वैल्यू, ठीक है। तो आप इन दोनों को नहीं कह सकते भाई सर ये तो है मैक्सिमम ये मिनिमम, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो जैसे घर केस में लिखते हैं ना कि पॉजिटिव आ गया तो मैक्सिमम हो गया, नेगेटिव आ गया तो मिनिमम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों सेम बताएंगे यहाँ पे, क्योंकि जितनी लाइन एंटर कर रही है उतनी बाहर निकल रही है, ठीक है। तो ये इसके स्पेशल केसेस। अब इसके लिखते हैं इसकी यूनिट क्या होगी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी जल्दी से। चलो अब इसका लेते हैं स्पेशल केस हो गया, इसकी यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स, कौन सा? मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस इज वेबर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या याद है ना जी? कौन है याद? E की न्यूटन पर कूलम होती है, ds की मीटर होती है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और क्या है इसके अंदर? तो मैग्नेटिक फ्लक्स की हो जाएगी वेबर, ठीक है। वेबर को WB कहते हैं, जिसका स्मॉल जो लेटर आएगा वो हो जाएगा WB। हाँ, वेबर को आप कन्वर्ट करना चाहें कि वेबर और किसके इक्वल होता है, तो वेबर जो होता है, देखो मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, तो और हम इसको टेस्ला मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, PM2।
टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट होती है मैक्सवेल। तो फैराडे और मैक्सवेल, इसके अंदर दो साइंटिस्ट होंगे जिसने सारी जो भूमिका निभाई है, सब कुछ जो बताया आपको, ये सब कुछ वही आएगा, ठीक है ना। मैक्सवेल का आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर भी कॉन्सेप्ट है। तो सीजीएस यूनिट होती है इसकी मैक्सवेल, और एक वेबर जो होता है, एक वेबर वो 10⁸ मैक्सवेल के इक्वल होता है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट टेस्ला है। सीजीएस कौन सी होती है बता सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस यूनिट होती है गॉस, एसआई यूनिट ऑफ बी सीजीएस। एसआई तो कर लिया हमने, सीजीएस मैं न्यूमेरिकल में बता भी चुका हूं, पहले भी आ चुकी है। सीजीएस यूनिट ऑफ बी क्या होती है? गॉस। जो गॉस फॉर्म होती है ना, उसी वही गॉस है। और 1 गॉस किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻4 टेस्ला की इक्वल होती है। यही कह सकते हैं, एक टेस्ला 10⁻4 गॉस होता है। उल्टा कर सकते हो, एक टेस्ला 10⁻4 गॉस। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले, जल्दी करें इसको काम। ठीक है बेटा, ये हो गया फ्लक्स हमारा। अब अगर मान लो हमारे पास तो उन्हें भी एक ही कोयल हमने मारी थी, उस कोयल में एक ही टर्न था। कोयल आप कैसे मान सकते हो? कोयल ये भी हो सकती है, कोयल ऐसे भी हो सकती है, कोयल कैसे भी हो सकती है, बिल्कुल सर्कुलर भी हो सकती है। तो उसके अंदर अब कोयल को क्या होता है? वायर, वायर को बाउंड करना। अब कोयल का एक ही वायर थोड़ा सा मिलेगा आपको, कोई भी मोटर के बनाओगे, मोटर बांध देंगे, किसी भी आप देखोगे तो उस कोयल में हमेशा क्या मिलेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स मिलेंगे आपको। तो टर्न्स मिलेंगे, तो एक टर्न का बताया ना, तो बस ओनली फ्लक्स ही आपको, ओनली एक टर्न का। तो अगर उस कोयल के थ्रू नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो फिर फ्लक्स कितना होगा? तो फिर उसका एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के साथ और उसको नंबर ऑफ टर्न से क्या कर देना? मल्टीप्लाई। तो लिख देना यहां पे इसमें आगे if there are n number of turns in the coil या सर्किट कुछ भी, देन जो फ्लक्स आ जाएगा वो हो जाएगा NBA cos थीटा। ठीक है, ये है टोटल फ्लक्स। अब एक बार वापस डेफिनेशन अगर आपने लिखी हो, आपने समझी हो, तो किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। वो डेफिनेशन क्या थी कि whenever amount of magnetic flux link with the circuit change, किसी भी सर्किट के थ्रू अगर फ्लक्स चेंज हो जाए तो उस सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और सर्किट क्लोज हो तो इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस होता है। तो अब देखें, फ्लक्स चेंज करना है हमें, तो फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? आपके सामने है। तो फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? देखो, नंबर ऑफ टर्न्स पे। हम नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर लें। अब सर्किट गिवन है, सर्किट दे देगी हमें, एक मोटर बांध के दे देगी, कोयल बना के दे देगी। अब उसमें एक वायर को ढेड़ेंगे, वो गिवन कोयल है, तो हमें नंबर ऑफ टर्न्स हम चेंज नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं कि डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है कि अगर किसी में टर्न 5 है तो उसका फ्लक्स अलग होगा, किसी में टर्न 10 है तो उसका फ्लक्स अलग होगा। फ्लक्स डिपेंड जरूर करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे, लेकिन किसी भी लिख दिया जाए फॉर ए गिवन कोयल, तो गिवन कोयल का मतलब क्या होता है कि ना उसका नंबर ऑफ टर्न चेंज कर सकते, ना उसका एरिया चेंज कर सकते। टर्न्स और एरिया कांस्टेंट हो गया। अगर उसने बोल दिया कि गिवन कोयल है तो वहां पे डिपेंड किस पे करेगा? फिर गिवन है तो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। और थीटा एंगल बिटवीन बी एंड ए, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन, फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन किस किस पे बेटा है? फाइव डिपेंड करेगा, इनके लिए देता हूं यहां पे नंबर 1 नंबर ऑफ टर्न्स n हो गया,
नंबर 2 मैग्नेटिक फील्ड हो गया, नंबर 3 एरिया ऑफ कॉइल हो गया, नंबर 4 ओरिएंटेशन मींस एंगल, ओरिएंटेशन किसकी, ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ कॉइल। ओरिएंटेशन कैसे चेंज कर सकते हैं हम, मतलब इनमें से हम ये चेंज करेंगे तो ही तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो ये चारों चेंज, ये पता है ये हो गया, ये हो गया, ये कैसे चेंज किया, थोड़ी देर पहले किया था हमने कि भाई ये कॉइल है, ये कॉइल थी, इस कॉइल का एरिया तो फिक्स है, इधर है, मैग्नेटिक फील्ड हमने ये मानी थी इधर। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रही, इसका मतलब क्या है, कोई भी एक मैग्नेट यहाँ रखी हुई थी, उससे लाइनें ऐसे पास हो रही है, तो उस मैग्नेट को रोटेट कर दें, रोटेट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो जाएंगी, ऐसे पास हो जाएंगे। तो पहले एंगल ये था, अब एंगल ये हो गया, एंगल क्या हो गया, चेंज। तो आप एंगल को चेंज करके भी क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, ताकि हम इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकें। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इन सभी चारों फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि टॉपिक फ्लक्स का। चलो नेक्स्ट आगे स्क्रीनशॉट ले लो इसका बेटा, देखो आगे नेक्स्ट। एक फ्लक्स का न्यूमेरिकल करते हैं, नोट करना आप सभी, साथ साथ कर सकते हो, साथ साथ कर ले। फ्लक्स का न्यूमेरिकल था एक, द मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन ऑफ स्पेस in a region of space varies किसके साथ, with x axis, एंड डिस्टेंस के साथ, पोजीशन के साथ वो चेंज हो रही है। एस बी इक्वल टू उसने दे रखा है, एस बी इज इक्वल टू उसने दिया बी नॉट प्लस b1x और इनटू उसने दिया है k कैप, ठीक है। क्या फाइंड करना है, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द सरफेस bounded by the surface as shown in figure, सरफेस ऑफ स्क्वायर रूट कह सकते हैं, स्क्वायर रूट, ठीक है। सरफेस का नाम ही स्क्वायर रूट है, as shown in figure। जैसे कि फिगर में दिखाया उसने, क्या फिगर में कि भैया हमारे पास एक स्क्वायर लूप ये है, ठीक है, और एक्स एक्सिस के अलोंग वो चेंज हो रही है, मींस ये एक्स एक्सिस के अलोंग ये एक्स एक्सिस है। इसमें थोड़ा सा आगे हमने इसमें रेफरेंस पॉइंट ये है, ये वाला रेफरेंस है, ये है ओरिजिन। एक काम करो, इसका ये जो हमारे पास है, ठीक है, ये y एक्सिस हो गया, वो x एक्सिस हो गया, ये एक गिवन सरफेस है, ये वाला एक स्क्वायर लूप है कंप्लीट, जिसमें इसकी दोनों जो साइड है, हो सकता है रेक्टेंगुलर हो, कोई बात नहीं, ए साइड ये है, ए साइड ये है, और इस ओरिजिन से ये डिस्टेंस भी ए है, ठीक है। इस तरह से गिवन है।
कंप्लीट, बस। तो हमें इस सरफेस के थ्रू, इस स्क्वायर लूप के थ्रू हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे फ्लक्स, अब उसको देखें। तो ध्यान से देखें एक बार, गिवन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड एक जगह पे स्पेस में वेरी कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। देखो देख रहे साथ साथ कि मान लो x के जगह 0 हुआ तो b हो गया b नोट ओनली, x की जगह 1 मीटर हुआ तो b हो जाएगा b नोट प्लस b1। मतलब x एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है ना। x की वैल्यू अगर 0 हुई तो b नोट है, x की जगह 1 हुई तो बढ़ जाएगी, x की वैल्यू 2 हुई तो और बढ़ जाएगी। मतलब x एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो लगातार, ना सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो लगातार बढ़ रहा है। क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमें फ्लक्स निकालना है। तो क्या, सबसे पहले तो b लिखेंगे, गिवन क्या है इसके अंदर, गिवन b वेक्टर जो दे रखा है वो है b नोट प्लस b1 x इंटू k कैप। अब k कैप का मतलब क्या है, यहाँ पे i कैप होगा, k कैप तो मिलेगा इसमें, x का है तो यहाँ पे i कैप मिलेगा बेटा। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, k तो उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखा रखी है ना, कोई बात नहीं। तो k का मतलब क्या होता है, k का मतलब है उसकी डायरेक्शन जो है वो z एक्सिस है। मैं ब्रैकेट में लिख दूं z एक्सिस। ठीक है, तो b आपको ये मिल गया, b मिल गया। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको इस सरफेस का टोटल एरिया बताना है, इसका एरिया। अब ऐसे तो हम नहीं निकाल सकते कंप्लीट की सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा एक एलिमेंट मानना पड़ेगा आपको, एक एलिमेंट मानना पड़ेगा। तो ये एलिमेंट कहीं मान सकते हो आप, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट हमने ये मान लिया। इसका जो एरिया है वो डीए है, कितना है, डीए। तो ये डीए कितना होगा, हम इसकी थिकनेस को एक्स मान लेते हैं, डीएक्स मान लेते हैं। ये जो थिकनेस है ये dx है। तो अगर आप ये dx मानते हो ना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक आपको माननी पड़ेगी फिर x, सेम वेरिएबल। अगर आप इसको dr मानते हो तो यहां से लेकर यहां तक क्या माननी पड़ेगी, r, सेम वेरिएबल कॉन्सेप्ट होना चाहिए यहां पे। तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट, या स्मॉल स्ट्रिप कह सकते हैं उसको हम, स्मॉल स्ट्रिप डीए। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो उसकी लेंथ होगी ये, कितनी लेंथ है a, और ब्रेड्थ कितनी होगी dx। तो उसका जो एरिया हो गया वो हो गया a इंटू dx। लेकिन हम उसको वेक्टर में चाहिए क्योंकि फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट से आएगा ना, डॉट प्रोडक्ट से, तो उसको वेक्टर में चाहिए। तो वेक्टर में मींस इस एरिया की डायरेक्शन किधर होगी, कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। तो एक्स वाई प्लेन का एरिया किधर होता है, परपेंडिकुलर मींस जेड एक्सिस। तो इसकी डायरेक्शन भी किधर आ जाएगी, के कैप। तो एरिया ऑफ द स्मॉल स्ट्रिप, जो स्ट्रिप मानी है उसका एरिया हो गया a इंटू dx, और उस एरिया की डायरेक्शन भी किधर आएगी, जेड एक्सिस में। तो जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, के कैप। तो ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया डीए वेक्टर। तो हमें निकालना है सबसे पहले इसी के थ्रू फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू द स्ट्रिप। पहले तो स्ट्रिप के थ्रू निकलेगा, फिर उसके बाद में टोटल निकालेंगे। तो d5, तो d5 कितना हो जाएगा, b वेक्टर डॉट da वेक्टर। ठीक है, ये हमने पढ़ी डेफिनेशन अभी थोड़ी देर पहले। तो d5 इज इक्वल टू b, ये रहा b नोट प्लस b1x इंटू के कैप डॉट da वेक्टर, ये रहा a dx इंटू के कैप, k डॉट के, i डॉट i1 होता है, j डॉट j1 होता है, k डॉट k भी 1 होता है। तो k डॉट k क्या हो गया, 1। इसका मतलब से आप क्या कर दो, सीधा प्रोडक्ट कर दे। तो d5 इज इक्वल टू कितना आएगा, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा b नोट a इंटू dx प्लस b1 a x dx।
ठीक है, ये आ गया है। ब्रैकेट लिख देता हूं यहाँ पे मैं, बिकॉज के डॉट के जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो हमारा जो डी फाई आया है वो इतना आया है। तो यहां तक एक बार दोबारा से फिर से बता देता हूं, समझा देता हूं आपको मैं। मैग्नेटिक फील्ड गिवन था जेड एक्सिस के अलोंग। दूसरा, हमने इसमें टोटल एरिया जो निकालेंगे, एरिया तो हो जाता है a इंटू ए स्क्वायर बन जाता है, लेकिन टोटल कंप्लीट के थ्रू कभी फ्लक्स नहीं निकलता है। पहले एक स्मॉल स्ट्रिप मानेंगे हम, एक स्ट्रिप बना ली, स्ट्रिप की थिकनेस ds मान ली, ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस x मान लिया, वेरिएबल सेम हो। उसके बाद में इसका एरिया जो हो जाएगा वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगी। xy प्लेन था, xy प्लेन का परपेंडिकुलर z एक्सिस होता है, तो k कैप उसका सिंबल यानी उसका साइन हो गया, उसका यूनिट वेक्टर हो गया उसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए। फ्लक्स होता है b डॉट d, ये दोनों का कर दो डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। अब आपको इतना मैंने नहीं बताया, लेकिन फिर आपको आइडिया हो गया होगा अपने आप। फ्लक्स स्केलर होता है कि वेक्टर, फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। देखो ना डॉट प्रोडक्ट आ रखा है, तो डॉट प्रोडक्ट से हमेशा आंसर क्या आता है, स्केलर। क्या वेक्टर लगा रखा मैंने इसके ऊपर? नहीं। अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता यानी साइन कंपोनेंट होता तो वेक्टर आता है। तो चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स हो, वो था स्केलर क्वांटिटी। तो हमने क्या किया, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, डॉट प्रोडक्ट, तो k डॉट k1 हो गया, तो ये हमने इसका प्रोडक्ट यहाँ पे कर दिया है। अब क्या करेंगे हम, अब हमें निकालना है नेट फ्लक्स। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे करता हूं उसको। ठीक है, चलो देखो आगे नेक्स्ट। देखो, नेट फ्लक्स थ्रू द गिवन सरफेस। तो नेट फ्लक्स के लिए आप क्या करते हो, इंटीग्रेट, इसको करोगे इंटीग्रेट सारे को। तो इंटीग्रेट हमारे पास है, करेंगे बी नोट ए इंटू डी एक्स प्लस बी वन ए एक्स डी एक्स। ठीक है, कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे इसको आप, ओरिजिन से देखो ध्यान से। ओनली हमें किसका फ्लक्स निकालना है, इसका निकालना है, ओनली इसका। तो कहां से कहां, ओरिजिन से पहला फेस कितना दूर है a, दूसरा फेस कितना दूर है 2a। यहां से लेकर ये कितना हो गया a, और यहां से लेकर ये कितना हो गया 2a, क्योंकि a है ना ये भी। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा a से 2a, क्योंकि पहला फेस a पे है, दूसरा फेस 2a पे है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा a से 2a। अब हमेशा फाइनल लिमिट में से इनिशियल लिमिट माइनस करके देख लिया करो। फाइनल लिमिट क्या है 2a, इनिशियल लिमिट क्या है a, 2a में से a माइनस करोगे तो उसकी जो डिस्टेंस है उसकी सेपरेशन वो आनी चाहिए। तो 2a में से a माइनस करो तो a, उसी a का तो हमें निकालना है। तो इसकी जो लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी a से 2a। थोड़ा सा फिर आगे बता दो, मैंने इसको जानबूझ के इतना दूर लिया मैंने। मैं इस सरफेस को यहां से भी कर सकता था, मैंने ओरिजिन जो पॉइंट है वो यहां भी हो सकता था। अगर यहां होगा तो लिमिट क्या होगी, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। यहां अगर ये ओरिजिन पॉइंट होता तो इसकी लिमिट होती, पहला एंड है 0 पे, तो 0 से लेकर कहां तक a तक, तो इसकी लिमिट होती 0 से लेकर a तक। ठीक है ना। तो हर टाइप के क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया, वो कर लेना। मैं इसी टाइप को दोबारा से फिर कर दूं तो कोई फायदा नहीं है, टाइम पास करना होगा वो तो। ठीक है, तो आप खुद अगर करना चाहो तो कर सकते हैं, या साइड में आप हिंट लिखना चाहें कि अगर ये डायग्राम ऐसा ना हो के ऐसा डायग्राम होता तो उसकी लिमिट ये होती, तो आप खुद कर सकते हो चीजें। तो अब इसको आप करना है इंटीग्रेट, बस बारी बारी से कर दो इंटीग्रेट भाई 5। अब ऐसे इंटीग्रेशन में नहीं है कि बार बार घबरा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बी नोट कॉन्स्टेंट है, ए कॉन्स्टेंट है, बी नोट और ए क्या है कॉन्स्टेंट है, क्योंकि इसके साइड गिवन है, चेंज नहीं कर सकते हैं। बी नोट कॉन्स्टेंट था तो बी नोट इंटू ए हो गया कॉन्स्टेंट। इंटीग्रेशन किसका, dx का, और dx का हो जाएगा x। लिमिट कहां से कहां, a से 2a प्लस s, इसका भी करोगे इसका भी ब्रेकेट लगा देना, क्योंकि दोनों का करना है ना इंटीग्रेशन। तो उसके बाद में इसमें कांस्टेंट क्या है, b1 कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, तो b1 और a भाग कर दे। इंटीग्रेशन किसका, x dx, मतलब x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, दिस इज x स्क्वायर बाय 2, लिमिट a से 2a। बस अब तो लिमिट पुट करनी, आंसर आ चुका है। तो 5 इज इक्वल टू कितना आया, b नोट a
इंटू एक्स की अपर लिमिट 2a, मतलब एक्स में रैप पुट करेंगे पहले अपर लिमिट तो 2a, फिर माइनस एक्स की जगह लोअर लिमिट a प्लस b1a, एक्स की जगह पहले अपर लिमिट कितनी है 2a, लेकिन 2a का क्या है स्क्वायर, आप ये नीचे वाला 2 है इस 2 को बाहर ही कर दे, हटा दो इसको, ठीक है ना। तो पहले x की जगह अपर लिमिट लिखी 2a का कर दिया स्क्वायर, स्क्वायर हो गया, माइनस लोअर लिमिट x की जगह a पुट करो और a का क्या हो गया स्क्वायर, स्क्वायर पुट कर दो उसको सोल्व, कितना है तो 5 इज इक्वल टू b नॉट a, 2a में से a गया तो a बच गया यहाँ तो भाई, प्लस यहाँ क्या बचेगा b1a डिवाइड बाई 2, कितना बचेगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर, ये बचा भाई। तो और इसको आगे थोड़ा सोल्व करें, ये कर लिया होगा तो आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, ये a और a स्क्वायर होगा, ये a क्यूब होगा, चाहे पढ़ रहा तो अपनी मर्जी है तो सही कर लियो भाई, देख लो तुम्हारी मर्जी, कॉमन लो तो b1 यानी कि 3/2 आ जाएगा नहीं, 3/2 b1 a क्यूब, ये बच गया। आप इसमें से a स्क्वायर कॉमन लो ठीक है, नहीं तो आप इतना करके छोड़ सकते हो। यूनिट अगर उसके मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला हुई, एरिया की मीटर में मीटर स्क्वायर हुई, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी वेबर। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इस फ्लक्स पे ऐसे ही न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। तो आप इसको देख लें, चेक कर लें, नोट कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें जो आपका मन करे।